नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मैथ बाय नीरज सर में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। आज सेट का दूसरा दिन है जिसमें हम आज फिर आपके लिए 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि गेसिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखने को मिल सकता है एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक पूर्णतः प्रत्यस्थ काट में टक्कर के बाद क्या होता है, जो बताना है। कह रहा है कि जब कोई काठ का टुकड़ा है, प्रत्यस्थ मैंने जो नहीं दबता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो प्रत्यस्थ में टक्कर के पहले और टक्कर के बाद, ठीक है ना, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और बन सकता है, जो देखिए क्या है, जो कह रहा है कि प्रत्यास्थ यानी प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो ई का मान होता है, यानी ई बराबर वो 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी एक यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाई जाती है, क्या पाया जाता है जिसके वजह से वो अपना आकार बदल लेता है, यानी दब जाता है। देखते हैं गद्दा में बैठिएगा तो उस पर नीचे की तरफ दब जाता है। यानी ऐसा किस लिए होता है, ऐसा होने के पीछे का कारण है कि उसमें, यानी कहने का मतलब है कि जब भी किसी वस्तु का आकार परिवर्तन होता है कोई फोर्स के कारण, ठीक है, तो उसका जिम्मेवार कौन होता है, स्थितिज ऊर्जा। यानी स्थितिज ऊर्जा के कारण ही उसका आकार, स्वरूप और आकृति में बदलाव होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और, यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको पीई से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है मास गुने ग्रेविटी गुने पृथ्वी से ऊंचाई, यानी हाइट। ये नोट कर लीजिएगा, ये क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह कौन सा दर्पण है, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति अपना दाढ़ी बना रहा है, यानी इसका मतलब है कि उसको चेहरा को क्लीन और बड़ा दिखना चाहिए, तब तो दाढ़ी को बढ़िया से बना पाएगा ना। तो बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, फोकस हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, ठीक है। ओ सॉरी, गलत बोल दिए हम, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है ना। अवतल दर्पण का और भी प्रयोग होता है, जैसे कि सर्च लाइट हो गया, सर्च लाइट में यूज करते हैं इसका, ठीक है ना। और किस चीज में यूज करते हैं, गाड़ी, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट, हाईलाइट मत समझ लीजिएगा, हाईलाइट दूसरा चीज होता है, हेडलाइट जो फोकस मारता है अगले की तरफ। और क्या रहता है, सोलर कुकर रहता है, सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी क्या प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। क्योंकि अवतल दर्पण ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना, क्या करता है, प्रकाश को ऑब्जर्व करके एक जगह पे फोकस करता है, ठीक है ना। तो उसमें ज़्यादा लाइट आएगा और हीट ज़्यादा होगा, इसलिए सोलर कुकर में भी प्रयोग किया जाता है। और ऐसे बहुत सा भी है, जैसे डॉक्टर भी अपना यूज करता है दर्पण, अवतल दर्पण का यूज करता है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ठोस में चल सकने वाली तरंग क्या होता है, वैसा कौन सा तरंग है जो ठोस में भी चल सकता है। तो इसके लिए देखिए, अनुप्रस्थ तरंग जो है ये ठोस और द्रव, ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर जाता है, यानी
के ऊपरी सतह पर दिया ये फ्लो कर जाता है, ठीक है ना, ऊपरी सतह के रास्ते। और जो अनुदैर्घ्य तरंग है ये क्या करता है, ये ठोस द्रव गैस, यानी ठोस द्रव और गैस, ये है जो तीनों में गमन करता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठोस में अनुप्रस्थ भी चल रहा है और अनुदैर्घ्य भी चल रहा है, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है, यानी अपवर्तन के बाद सीधा निकल जाता है, यानी कौन सा चीज में होगा, लेंस में होगा। अपवर्तन जब भी हो रहा है तो क्या चीज में होगा, लेंस में। और लेंस के कौन सा एक्सिस पे रहेगा, तो देखिएगा लेंस इस टाइप से रहता है आपका, उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस, इसी टाइप का होता है ना। ये होता है प्रकाशीय बिंदु। यहाँ से देखिएगा एक रेखा जो आता है सीधा एकदम निकल जाता है इसी के रास्ते, ठीक है ना। तो कहाँ से निकलेगा, प्रकाश केंद्र से। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए आवर्धन क्षमता क्या होता क्या है, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, आवर्धन क्षमता को डिनोट करते हैं क्या से, एम से। एम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं और वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अवतल जो दर्पण होता है, सॉरी अब अवतल जो लेंस होता है, ठीक है ना, उसका आवर्धन क्षमता हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, यानी एम जो है 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। 1 के बराबर भी नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं बात को। 0 से बड़ा कहने का मतलब कि 0 से बड़ा नहीं होगा, ये आपका गलत है, ठीक है। क्योंकि अवतल जो लेंस होता है, ठीक है ना, अवतल लेंस का हमेशा फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और क्या होता है, 1 से कम होता है, ठीक है ना। तो 1 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा भाई, तो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण चाहिए, सब लोग जानते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से एक और नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। क्या, चुंबकीय फ्लक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स को एफ आई से डिनोट करते हैं, इसका होता है चुंबकीय क्षेत्र जिसको बी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और मल्टीप्लाइज डी एस, ये डी एस क्या है पता है आपको, सदिश क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं इसको या फिर सदिश क्षेत्र बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। क्या है, सदिश क्षेत्र है। और एक वेबर, एक वेबर बराबर क्या होता है, एक टेस्ला, एक टेस्ला बटा 1 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक टेस्ला बटा 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 वेबर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तो याद करने वाली चीज़ है, याद करना पड़ेगा। त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटकना, क्या, अधर में लटकना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं क्या है। एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होगा, ये पूछ रहा है यहाँ से। एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक आप लोग सब जानते हैं, फैराड पर मीटर होता है। क्या होता है, फैराड पर मीटर होता है।
एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं पता है आपको? निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, ठीक है ना। निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है जो देख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिएगा, हो सकता है तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? चलिए देखिए, मैथ का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है, लंबाई। तो लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एल बराबर हम लोग एक्स मान लेते हैं। जब एल बराबर एक्स मान लेते हैं तो कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है 24 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा आपका एक्स माइनस 24, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई कम है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि परिमाप दिया हुआ है। परिमाप बराबर क्या होता है? फार्मूला आप सबको पता है। परिमाप बराबर होता है 2 × L प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 112। भाई क्या करना है, 2 से इधर काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? और एल प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? एक्स जोड़ एक्स माइनस 24 बराबर कितना? 56, ठीक है। एक्स अब एक्स कितना? 2x बराबर कितना? इधर जाके माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 56 + 24 कितना होता है? 80, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 40 दूनी 80, यानी एक्स बराबर कितना आ गया आपका? 40 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कपास की पैदावार सबसे अच्छी कहाँ होती है? ठीक है ना, कपास, ठीक है ना। तो कपास के लिए सबसे उपयोगी जो होता है वो काली मिट्टी होता है, ठीक है ना। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेगुर मिट्टी, इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी, ठीक है ना। और क्या देखिए इसको बारे में, यहाँ से एक क्वेश्चन और आप यूज कर लीजिएगा। काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र, एम से डिनोट कर देते हैं महाराष्ट्र को, गुजरात को जी से कर देते हैं। और क्या आपको मिलता है? आपको और मिलता है कि काली मिट्टी को जलधारा की क्षमता अधिक होता है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि काली मिट्टी में नमी अधिक रहता है और नमी अधिक रहने के कारण इसमें कपास अधिक मात्रा में उपज होता है। क्योंकि काली मिट्टी है जो बेसाल्ट चट्टान को टूटने फूटने से बनता है। किससे बनता है? ये किस बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से क्या बनता है? काली मिट्टी, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य है, यानी बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ में है? अभयारण्य मतलब जहाँ जीव जंतु को रखा जाता है। तो ये कहाँ में अवस्थित है पता है आपको? एक कर्नाटका में अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? बांदीपुर अभयारण्य की स्थापना 1973 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1973 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए, देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? एमपी में। की गो है? 11 गो है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को कहते हैं कि समुद्र की गहराई द्वारा मालूम की जा सकती है, यानी समुद्र की गहराई है जो किस यंत्र के द्वारा मालूम किया जा सकता है? तो आप लोग सबको पता है, सोनार से। समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? रडार, सोनार का। और रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायुयान की भौगोलिक स्थिति के लिए। भौगोलिक स्थिति, ठीक है ना। क्या? भौगोलिक
स्थिति। एक चीज और होता है, समुद्र के गहराई मापने वाला यंत्र क्या है? फैदोमीटर। क्या? फैदोमीटर। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो देखिए, भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यानी निजी क्षेत्र में मतलब कह रहा है प्राइवेट, जिसको बोलते हैं आप लोग अंग्रेजी में। तो भारत में निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये जो दाभोल महाराष्ट्र में है, ये विद्युत परियोजना विवादित परियोजना है। पूछ देगा कि विवादित परियोजना, विद्युत परियोजना कौन सा है, तो दाभोल मार दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन और आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? कहने का मतलब है कि भिन्नताएं कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा पशु और पौधों की जाति में, ठीक है ना। यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन जो होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा विविधता पाया जाता है। इस वन का विशेषता है कि यहाँ टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ठीक है ना। और वर्षा कितना होता है यहाँ? वर्षा है जो 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। यहाँ की आर्द्रता कितना रहता है? तो आर्द्रता 70% यहाँ होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 70%। और वृक्ष का जो ऊंचाई होता है, पेड़ का जो ऊंचाई होता है, वो कम से कम 50 मीटर होता है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? जो ओजोन परत है वो हमको रक्षा करता है किस चीज से? जो देखिए यहाँ से पहले, यानी जो पराबैंगनी किरण है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। देखिए, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? यानी ओजोन परत को CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जो ओजोन परत को नष्ट कर देता है। ये कहाँ कहाँ से निकलता है? तो ये देखिए, आपको AC से निकलेगा, एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर से निकलेगा, और कहाँ से निकलेगा? क्योंकि ये सब में क्या होता है, ये सब में क्लोरीन उपस्थित होता है, ठीक है ना। CFC जो ये सब से निकलता है, AC रेफ्रिजरेटर वगैरह से, वो सब में क्या उपस्थित होता है? क्लोरीन उपस्थित होता है। क्लोरीन है जो ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से करेक्ट होता है। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, शुष्क सेल का एनोड किस चीज का बना होता है? तो सब आप लोग देखे होंगे शुष्क सेल। शुष्क सेल का जो एनोड होता है क्या चीज़ का होता है? करियर देखिएगा होगा, उसमें एक मेटल का प्लेट लगा हुआ होता है, कैप लगा होता है ऊपर में। वो क्या चीज़ का बना होता है? ग्रेफाइट यानी कार्बन का बना होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्त दाब 120/80 होता है, ठीक है ना। रक्त दाब को जो चीज से मापा जाता है, यानी मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना। स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है इसको। रक्त कितना % पाया जाता है? जो मानव शरीर है उसका 7% ब्लड पाया जाता है उसके शरीर में। और रक्त का pH मान कितना होता है ये भी जान लीजिए, 7.4 होता है, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेट यहाँ पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।